हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ भव्यदीप पाटीदार। आप सभी का स्वागत करता हूं कक्षा 13 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है 12th फिजिक्स का, हमने उसमें अभी तक जो है डाइपोल मूवमेंट तक के बारे में बात कर ली है। डाइपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब उसी पे बेस्ड जो है हम कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर देखने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स है जो आपको पता होना चाहिए। इससे ये न्यूमेरिकल से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, इसलिए ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया है, पढ़िए। लिखा है 2 चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकूलम आर, माइक्रो नहीं मिली कूलम, ये यहाँ पर जो लिखा है इसका मतलब m का मतलब मिली है, आर प्लेस्ड 5 मीटर mm अपार्ट, मिलीमीटर अपार्ट। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, वहां पर a लिखा है, अ पॉइंट p ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर o ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। अब ये आपको पहला क्वेश्चन दिया, देन सेकंड भी दिया है, 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम o ऑन द लाइन पासिंग थ्रू O एंड द नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। अब देखिए, क्वेश्चन तो आपको पढ़ना है, क्वेश्चन आपको समझना है, बट फिर भी मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन काफी लंबा हो गया, आप पार्टीशन में पढ़ते जब भी पढ़ते तो। यहाँ पर हमें एक तो डाइपोल दिया हुआ है, ठीक है, डाइपोल दिया है 10 माइक्रोकूलम इन 10 माइक्रोकूलम, पॉजिटिव नेगेटिव आप जानते हैं डाइपोल तभी बनता है। नेक्स्ट उसने ये कहा कि दिस डाइपोल, ये जो डाइपोल है ना, इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और इस डाइपोल की जो लेंथ है वो 5 mm है। यहाँ से मैं 2-3 बातें आपको बोलना चाहूंगा, 1 सेकेंड। 2-3 बातें आपको यहाँ से ध्यान रखना है, वो क्या क्या है देखिए। पहली बात तो ये कि डाइपोल जो होता है उसकी लेंथ हमने जो अभी तक कंसीडर की है वो 2L कंसीडर की है। डाइपोल की लेंथ कितनी कंसीडर की है? 2L। तो यहाँ से मैं सॉल्यूशन में कुछ बातें लिख रहा हूँ, जैसे हमें जो चार्ज दिया हुआ है, चार्ज वो कितना है, तो वो लिखा हुआ है 10 मिली कूलम, और मिली कूलम को अगर मैं चेंज करूँ तो हो जाएगा 10 × 10⁻³ कूलम। एक चीज ये हो गई। दूसरा हमें दिया 5 सेंटीमीटर अपार्ट, 5 mm अपार्ट, मतलब हमें 2L की लेंथ दे दी गई है विच इज 5 mm, और अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ मीटर। और फिर आपको बोला है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, पॉइंट P, ये रहा पॉइंट P आपका, ठीक है, ये पॉइंट P हो गया आपका। आपको कहां से निकालना है, इसे डिस्टेंस दी हुई है 15 सेंटीमीटर। तो क्या आपको याद है कि हम सारी डिस्टेंस जो है वो सेंटर से कंसीडर करते हैं? सारी डिस्टेंस हम कहां से लेते हैं? सेंटर से, विच इज r। तो यहां पर मुझे r भी दिया हुआ है, और वो कितना है, तो 15 सेंटीमीटर लिखा है। इसका मतलब यहां पर मैं लिख दूंगा 15 × 10⁻² मीटर। फिर आगे उसने क्या कहा है कि ये जो P पॉइंट है ये पॉजिटिव चार्ज की साइड रखा है। यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि फ्रॉम द सेंटर ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि पॉजिटिव चार्ज की साइड वो रखा हुआ है पॉइंट, हमें फाइंड आउट करना है। अगर मैं पहला वाला केस सॉल्व करता हूं A नंबर का, तो हियर द कंडीशन इज फॉर हियर द सेटअप या कॉन्फ़िगरेशन, मैं कुछ भी लिख सकता हूं यहां पर, हियर द कॉन्फ़िगरेशन इज एक्सियल टाइप, ठीक है। ये पोजीशन जो है यहाँ पर कैसी दी हुई है, उन्होंने एक्सियल पोजीशन का दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक्सियल पे वो होता है 2kp/r³। देखिए हम यहाँ पर यही यूज करेंगे। वैसे तो आप इसको इन जनरल यूज कर सकते हो, क्या कि यहाँ पर 2L है, लेकिन आप देखिए लेंथ बहुत छोटी है, 2L की लेंथ 5 × 10⁻³ है ना। और अब आप इसको हाफ करोगे तो 2.5 बच जाएगा, और उसके रिस्पेक्ट में जो r है वो काफी बड़ा है, तो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। फिलहाल हम जो आंसर निकाल रहे हैं वो लोग आपका ये जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम उसी के बेसिस पे आंसर निकालेंगे, राइट। चलिए, तो अब इसका क्या क्या है, इसमें क्या क्या वैल्यू पुट करना है वो देख लेते हैं। चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप वैल्यू रखें, क्या क्या वैल्यू है आपके पास। तो आप कहेंगे कि हमारे पास E की वैल्यू गिवन है, E हमें फाइंड आउट करना है। 2K, 2 × K की वैल्यू कितनी होती है, तो 9 × 10⁻9 हो जाएगी। व्हाट इज P? यहाँ से अगर मैं P कहूँ आपको, तो आप कहोगे सर P जो होता है इट इज Q × 2L, ठीक है। तो P की वैल्यू हो जाएगी आपके लिए Q × 2L। Q कितना है, Q यहाँ पर चार्ज आपके पास 10 माइक्रोकूलम है, 10 × 10⁻, माइक्रो बोल रहा हूँ, मिली कूलम, इंटू आपकी डिस्टेंस कितनी है, तो 5 × 10⁻⁻3, ठीक। अगर इसको आप मर्ज करें तो 50 में से 10⁻, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 5 × 10⁻⁵। ये मैंने P लिख दिया है, ये क्या लिख दिया है, P। कैसे आया P?
10 इंटू 5 50, 10⁻³ और -3 -6 होता, लेकिन 50 का एक जीरो माइनस करके यहाँ पे -5 लिखा हुआ है और डिवाइडेड बाई r, r का क्यूब लिखना है। r इज 15 इंटू 10⁻², तो 15 इंटू 10⁻² का होल क्यूब। इसको सॉल्व करिए जरा, देखिए 2 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻6। कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और इसको कैंसिल आउट करोगे तो आ जाएगा 5, है ना। चलिए अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो रहा है हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁶, ऊपर चले आएगा तो 10 हो जाएगा, और नीचे आपके पास आ जाएगा 15 इंटू 5, 15 पंजे 75, या आप इसको भी 15 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। कुछ और कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ से आप 100 बाहर निकाल लीजिए, तो 100 आपका बाहर आ जाएगा, इंटू 2 इंटू 10⁻8 हो जाएगा। ये 100 बाहर निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 इंटू हो जाएगा यहाँ पर 15, इससे कैंसिल आउट करोगे तो ये बचेगा, ये 3 ये 20, और इसको कैंसिल आउट करोगे तो बचेगा 4। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ इट इज़ 8/3 इंटू 10⁻8, और हमने क्या निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन पर कूलम। ये किसका आंसर आया, ये एक्सियल कंडीशन के लिए जो हमारा पहला वाला केस था उसका आंसर है ये। ठीक है बात, ये किसका आंसर है, पहले वाले का, जो आपको यहाँ पर दिया था कि एक्सिस पे कोई पॉइंट रखा हुआ है उसका। अब मान लीजिए यही चीज, डायग्राम आपके सामने है, ये रहा A B, ये Q पॉइंट है, हमें -10 + 10 आपका जो है माइक्रोकूलम, ये देखो यहाँ माइक्रो लिखा है, यहाँ मिली लिखा है, तो ध्यान रखें, है ना। आप इसको माइक्रो के अकॉर्डिंग नहीं, मिली के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे हम लोग, मिली के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी भी अपने क्वेश्चन जो किया है मिली के अकॉर्डिंग किया है। तो देखिए अगले केस में आप क्या कर सकते हैं, मैं डायग्राम फिर से आपके लिए बना देता हूँ एक बार, कि हमारा जो है डायग्राम बना देते हैं, कुछ इस तरीके का डाइपोल है, यहाँ पर लिखा हुआ है +10 मिलीकूलम, और यहाँ पर लिखा हुआ है -10 मिलीकूलम। यहाँ पर जो है वो चार्ज दिया हुआ है, ये जो चार्ज यहाँ पर, सॉरी पॉइंट है आपका, Q पॉइंट है, इस पर मुझे फाइंड आउट करना है। और इसके परपेंडिकुलर एक आपको यहाँ से एक्सिस दिया हुआ है, ये रहा एक्सिस। इस एक्सिस की बात करें तो ये एक्सिस यहाँ पर O पे टच हो रहा है, यहाँ पे कौन है, O, और ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ आप सभी जानते हैं कि 5 का आधा हो जाएगा, तो 5/2 इंटू 10⁻³ हो जाएगी ये वाली लेंथ। ये वाली आपको बोली गई है 15 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ 15 इंटू 10⁻² मीटर हो गई। ठीक है, Q पॉइंट हो गया। अब मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो क्या मुझे सेकेंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना ईजी रहेगा, फॉर इक्विटोरियल पोजिशन, है ना। सेकेंड केस आपका कौन सा हो जाएगा, इक्विटोरियल पोजीशन। इक्विटोरियल पोजीशन के लिए जब आप निकालेंगे तो इक्विटोरियल पोजीशन क्या होती है, वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू Kp/r³, Kp/r³। K कितना है, 9 इंटू 10⁻⁹, P कितना है, Q इंटू 2L, Q कितना लिया हमने, 10 इंटू 10⁻³ इंटू 2L की लेंथ है 5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई, सॉरी ये होगा आपका 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई r³ मतलब 15 इंटू 10⁻² का होल क्यूब, यही होगा। अब इसका मतलब ये है कि ये जो केस है, ये केस मैंने आप लोगों को अगर याद हो तो ये भी बताया था कि अगर आप इक्विटोरियल और एक्सियल में कंडीशन देखेंगे, रिलेशन देखेंगे, इक्विटोरियल और एक्सियल की जब रिलेशन देखेंगे तो आपको एक दूसरे के हाफ मिलेंगे, या फिर एक डबल मिलेगा एक हाफ मिलेगा। मतलब कैसे, अगर आप एक्सियल चाहते हैं तो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई विथ 2 इन द इक्विटोरियल कंडीशन। तो क्या मैं यहाँ से ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे आता है। तो ये हो जाएगा E एक्सियल बटे बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इसको पूरा सॉल्व करिए, या फिर आपने जो आंसर निकाला है अभी, ठीक, कौन सा आंसर, 8/3 इंटू 10⁻⁻8, इसी को आप क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, तो 4/3 इंटू 10⁻8 न्यूटन पर कूलम। अगर आपको वैल्यू नहीं निकालना है ना, ये कहाँ पर आ जाएगा, Q पर। अगर आप फिर से नहीं चाहते हैं कि वैल्यू पूरी फाइंड आउट वगैरह करें तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है बात।
और नहीं तो फिर आप इसको सॉल्व करो, ये जो ओपन करोगे तो आंसर उतना ही आने वाला है जितना ही आएगा। ये दो आपको इस केस में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए इस O के परपेंडिकुलर एक्सिस जा रहा है, उससे Q पर कितना और एक्सियल पोजीशन पे आंसर कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए अगला लिखा है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1000 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपको दिया हुआ है 10⁻⁻29 कूलम इंटू मीटर। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको अगर इसका डायरेक्ट देखें, मैं डायग्राम भी बना सकता हूं, बट फिर भी मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूं, अगर इसका सॉल्व करना हो तो क्या आप लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप सबसे पहले गिवन देखेंगे। गिवन क्या क्या है आपके पास, गिवन आपको एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है कितना 1000 वोल्ट पर मीटर, बोलिए। दूसरा आपको क्या दिया है, एंगल थीटा कितना 45 डिग्री। थर्ड आपको क्या दिया हुआ उन्होंने, डाइपोल मूवमेंट पी कितना दिया है 10⁻⁻29 कूलम इंटू मीटर। और पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय यू, है ना। ये क्या होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है फिजिक्स में, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय -PE cos थीटा, ठीक है, -PE cos थीटा हो जाती है। अब -P लिखोगे तो -P की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻29। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, इट इज 10⁻³ एंड cos ऑफ 45 इज 1/√2। 1/√2 करोगे तो यहाँ पे आप √2 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये जाएगा 26, तो हो जाएगा -1/√2 इंटू 10⁻⁻26, ठीक है। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी जूल में, किसमें, जूल में, ठीक है। अगर इसको आप दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ अभी कि इसको कैसे और लिखा जा सकता है। जैसे ये लिखा है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, √2 जो लिखा है 1/√2, इसको क्या करिए √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड इंटू 10⁻⁻26 को लिख दो -27 और एक जीरो बढ़ा दो, ठीक। ऐसे बढ़ाने से क्या होगा, ये 2 और 2 मिलके क्या हो जाएंगे, मतलब √2 2 हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल आउट कर देना तो आ जाएगा 5, तो आंसर आया 5√2 इंटू 10⁻⁻27। ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ये भी आंसर है, ठीक है ना। दोनों में से जो आपको लगे कि आंसर कर लेना चाहिए वो आपका आंसर ये भी क्या है, आंसर है, ठीक। इस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको, जो आपको वैल्यूज दी है सारी वैल्यू आपको गिवन है, आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज अ मास ऑफ 2 ग्राम एंड चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁻6 कूलम। It is at rest in a uniform horizontal electric field of intensity 2000 volt per meter at equilibrium. The angle that pendulum makes with vertical g 10 लेना है। ये बोलना चाह रहा है कि मान लीजिए अपने पास एक पेंडुलम है, क्या है, अपने पास एक पेंडुलम है जो कि कहीं पर हैंग कर रहा है। अब मान लिया हमने कि इनिशियली जो है उसकी कंडीशन कुछ और थी, लेकिन इनिशियली कंडीशन उसकी ये थी, है ना, इनिशियल उसकी कंडीशन ये थी, लेकिन थोड़ी देर बाद जब अपने इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने का लगाया वो भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमें दी है 2000। इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है ये क्या है, ये तो टॉप क्लास है, ये यहाँ पे ये जहाँ से आपने उसको वो बनाया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है वो दिया है 2000 वोल्ट पर मीटर। अब ये जो बॉब है वो ये रहा वो बॉब, ठीक। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा नीचे लगा देते हैं, ज़्यादा ही ऊपर लग गया। अब आप क्या करें, कुछ बातें जो हमें गिवन है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो इसके ऊपर जो चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो उधर ही उसका क्या लगने वाला है, उस पर फोर्स लगेगा। तो बॉब पे एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, और थोड़ी देर बाद ये बॉब जो है वो यहाँ आकर स्टेबल हो जाएगा। यहाँ आकर ये बॉब क्या हो रहा है, रुक रहा है, ठीक। अगर ये बॉब यहाँ रुकता है तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरे बॉब की स्थिति होगी वो इससे एक एंगल बना रही है थीटा का,
बॉब का mg जो है वो लग रहा है नीचे की साइड, इस पे एक फोर्स लग रहा है विच इज F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। ये फोर्स कितना है? तो F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। आप सभी को मालूम है फोर्स कितना होता है, F इंटू क्यू, F बराबर क्यू इंटू ई। अब आप जरा ध्यान से देखें, इस बॉब को मैं अगर अकेले को बनाऊं तो ये रहा वो बॉब, इस पे एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है नीचे जिसका नाम है mg, और एक आपका फोर्स जो है वो इसको इधर अवे ले जा रहा है विच इज F इक्वल्स टू क्यू ई। क्या ये बॉब किसी थ्रेड से बंधा हुआ है? तो थ्रेड में टेंशन कितना जाएगा? T। थ्रेड में कितना टेंशन जाएगा? T सिंपली। अब आप इसको क्या कर दीजिए, आप इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में डिवाइड कर दीजिए। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होना चाहिए? थीटा। ये बात ध्यान रखें, ये वाला एंगल थीटा है अगर जो कि वर्टिकल से, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये बनेगा टी कॉस थीटा। क्या बनेगा? टी कॉस थीटा। और ये बन जाएगा टी साइन थीटा। ये जो आपने बनाया है, ये आपसे कोई पूछे कि आपने क्या बनाया है, आप आंसर करना कि ये हमारी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम है या पेंडुलम का फ्री बॉडी डायग्राम है। ठीक है, इसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। अब बैलेंस कर लो। क्यों बैलेंस कर लें? क्योंकि हमें कहा है कि कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम की है। कंडीशन कैसी है? इक्विलिब्रियम। तो मैं बोल सकता हूं एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? क्या ये टी साइन थीटा क्यू ई के बराबर आ जाएगा? आप कहेंगे यस सर। और आप ये देखिए टी कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा? mg के। तो हमने कहा टी कॉस थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? तो वो mg के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। इन इक्वेशन 1/2 जब करना हो, क्या करना हो? 1/2 करना हो। तो 1/2 करोगे तो टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो क्यू ई डिवाइडेड बाई mg। टी से टी कैंसिल आउट, साइन और कॉस क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। तो टेन थीटा बराबर क्यू ई बाई mg आ जाएगा। अब जो वैल्यूज हमें दी है वो हमें लिखना है। मास 2 ग्राम दिया है, चार्ज 5 माइक्रोकूलम दिया है। वैल्यूज में प्लेस कर रहा हूं। टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम जी। हमने क्यू की वैल्यू रखी 5 इंटू 10⁻⁻⁶। व्हाट इज ई? इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2000 वोल्ट पर मीटर डिवाइडेड बाई m इज 2 इंटू 10⁻³ एंड g इज 10। ये हो जाएगा आपका 2 × 10, ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 500। ठीक है, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा, प्लस का 3 और ये 5000। तो 5 इंटू 10⁻⁵ ये आया आपका 10 थीटा। बहुत ज़्यादा नहीं आ गया? ओह सॉरी, माइनस का 3 रहेगा। माइनस के 3 में से मैंने कुछ गलती कर दी, एक बार फिर से लिख देते हैं। ये हो गया 500 इंटू 10⁻⁻3। इसका मतलब आया 0.5। 10 थीटा कितना आया? 0.5। थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 1/2। ये फाइनल आंसर है। ठीक है ना? ऐसे निकालते हैं इसको, कोई बड़ी बात है नहीं। मतलब आपको ये देखना है कि बैलेंसिंग की कंडीशन कैसे अचीव होगी। बैलेंसिंग की कंडीशन ऐसे अचीव होगी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, हम क्या कर देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर एक फोर्स काम करेगा जो कि उसको अवे लेकर जाएगा। बस उस अवे फोर्स की वजह से जहाँ पर ये बैलेंस होता है वहाँ की कंडीशन को पकड़ लो, उस पर mg लगा दो और क्यू हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, सारी चीज़ें सेम आ जाएंगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा है टू आइडेंटिकल conducting spheres A and B carrying equal charge, they are separated by a distance much larger than their diameters and the force between them is F. Okay, a third identical conducting sphere C is uncharged. Sphere C is first touches to A, then to B and then removed. As a result, the force between A and B would be equal to O. देखो इसने आपने जो पढ़ा, आप थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। मुझे जो समझ में आ रहा है मैं उस डायग्राम को बनाकर आपको बता रहा हूँ। इनिशियली देर आर टू स्फीयर्स। ठीक है, फिर हम बात करें कि इन दोनों पे जो है इनिशियली चार्ज भी बराबर है। इन दोनों पे इनिशियली चार्ज क्या है? बराबर है। हमारे पास एक थर्ड
आपके पास यहाँ पर कितना हो गया, मान लीजिए Q हो गया, और यहाँ पर भी कितना हो गया Q, ये हो गया आपका A एंड ये हो गया आपका B। अब आप क्या करते हैं, अब आप एक थर्ड अनचार्ज कंडक्टर लेकर आते हैं, स्फीयर लेकर आते हैं, उसको आप टच करवा देते हैं हमारे A से, ये हो गया आपका C। क्या हो गया, C। तो जरा ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि ये हमारा C कंडक्टर है, इनिशियली आपके ये दो चार्ज थे, ये अनचार्ज है, दोनों सिमिलर है ना, उसमें लिखा है कि दी आइडेंटिकल कंडक्टर। जब आइडेंटिकल कंडक्टर होते हैं तो दो चार्ज जो होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, चार्ज जो होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं नाउ द चार्जेस ऑन ईच स्फीयर। वो ईच स्फीयर में कौन है, A एंड C है। तो कितना हो जाएगा, एक पे थे पहले Q, फिर दूसरे पे कितने थे 0 डिवाइडेड बाई दोनों कितने 2, तो ये अपना आंसर हो जाएगा Q/2। ठीक, तो इसके पास कितने बचे Q/2, और इसके पास कितने आ गए, इसके पास आ गए Q/2। अब इसको ले जाइए यहाँ से और इसको टच करा दीजिए किसी एक दूसरे चार्ज के पास जिसका नाम है Q, जिसका नाम क्या है, Q है। ठीक, अगर हम कहें यहाँ से कि हमारा ये जो C है अब Q को टच हो रहा है, Q को टच करवाया जा रहा है इससे, तो अब बताइए अब क्या होगा। अभी फिलहाल जब यहाँ से आया तो इसके पास कितने चार्ज थे, Q/2। अब जब ये दोनों टच हो जाएंगे तो नाउ दी ट्रांसफर ऑफ चार्ज, मुझे बताइए पहले तो क्या हुआ था, इसके पास 0 थे, तो इन दोनों को ऐड मतलब 0 + Q ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। अब इनके पास अलग अलग चार्ज है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि Q + Q/2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए ये 2 और एक ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। यहां पर जो फोर्स चार्ज आ रहा है वो आ रहा है 3/4Q। तो दोनों में कितने कितने हो जाएंगे, 3/4 और 3/4Q। ठीक है, समझ में आया। चलो फिर से समझते हैं एक बार। दो AB चार्ज स्फीयर दिए हुए, दोनों बराबर साइज के हैं, Q दोनों में चार्ज है। एक C जो है ये पहले अनचार्ज था, पहले कैसा था, अनचार्ज, उसको हमने टच करवाया, उसको हमने पहले तो ये कैसा था, तो इसको हमने लिख दिया कि ये जो C है ये अनचार्ज्ड था। फिर आपने क्या किया, C को A से टच करवाया। जब C को A से टच करवाया तो थोड़ी सी रीशफलिंग हुई, थोड़ा सा ट्रांसफर ऑफ चार्ज हुआ, और यहां से आधे चार्ज C पर आ गए, आएंगे ही, डेफिनेटली आना है। तो A के पास कितने बचेंगे बाद में, वो Q/2 बचेंगे। अब जब Q/2 चार्ज का C स्फीयर हमारे B से टच होता है तो B के पास Q चार्ज है और इसके पास Q/2 है, तो अगेन यहां पर ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा। ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा तो Q और Q/2 को ऐड करें और दोनों पे कितने रह जाएंगे, तो आधे रह जाएंगे। यहां तक शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो इसको हम समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये आगे क्या करना पड़ेगा, तो हमने कहा कि द इनिशियल फोर्स वाज F। तो ये कितना था, F बराबर दोनों पे अगर मैं बोलूं तो KQ² और दोनों की एक डिस्टेंस मान लीजिए R, तो ये हो जाएगा KQ²/R²। अब हमने जब किया कि C को चार्ज कर दिया है, तब हमें जो फोर्स मिल रहा है वो A और B के बीच में कितना मिलेगा। तो A पे जो नए चार्ज बचे हैं, बचे हैं वो बचे हैं Q/2, और B पे जो नए चार्ज बचे हैं वो बचे हैं 3Q/4। कितने हैं, 3Q/4। तो आफ्टर टचिंग द न्यू फोर्स, या आफ्टर टचिंग द न्यू फोर्स इज F' ले लेते हैं इसको। तो F' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो F' जो हो जाएगा वो हो जाएगा K × Q/2 डिवाइडेड इंटू 3Q/4 डिवाइडेड बाई R²। डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये कितना बनता है, ये बनता है 3/8 KQ²/R²। अब जरा नोटिस करके बताइए, क्या हमारा ये वाली वैल्यू और क्या हमारी ये वाली वैल्यू और क्या हमारी ये वाली वैल्यू सेम है। अगर ये सेम है तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि F' जो आएगा विच इज 3/8 ऑफ F।
ये फाइनल आंसर। समझ गए, ये क्या है हमारा आंसर है। कैसे किया, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, ये शफलिंग ऑफ चार्ज हो रही है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन दिया हुआ था, राइट। अगला देखिए, ये आपके लिए ये डायरेक्ट है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए। An electric dipole is placed at an angle 30 degree to a non-uniform electric field. The dipole will experience. देखो अभी तक क्या होते आ रहा था कि डाइपोल जो है ना वो यूनिफॉर्म फील्ड में रखा था। डाइपोल जो है वो किस में रखा हुआ था, यूनिफॉर्म फील्ड में। डाइपोल जो है वो यूनिफॉर्म फील्ड में रखा था। ठीक, ये रहा वो डाइपोल, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ऐसा होता था। आपका यहां पर आप लगाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर फोर्स एक्सपीरियंस होता था F विच इज ऑल्सो Q इंटू ई, और ये कितना था, तो ये भी जो फोर्स था वो कितना था, Q इंटू ई। जब सिंगल आपके पास डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रखा हो, किसका, यूनिफॉर्म का, तो यूनिफॉर्म में क्या होता है कि यूनिफॉर्म में एक फोर्स लगता है F बराबर QE और अपोजिट डायरेक्शन में वो उतना ही लगता है, इसलिए इस पर केवल एक कपल लगता है। कपल मतलब टॉर्क लगता है ना, कोई लेटरल मूवमेंट नहीं होता। बट अब यहाँ क्या है, यहाँ ये कहा जा रहा है कि 30 डिग्री पे रखा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म का डायग्राम मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सारी बातें बता चुका हूँ मैं, ये कोई नई बात नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोग इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म, हाँ या ना, ये नॉन यूनिफॉर्म है। अब इसके अंदर रखा हुआ है एक डाइपोल, डाइपोल का ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, इस पे एक फोर्स तो इधर लगेगा, इस पे एक फोर्स तो इधर लगेगा, F बराबर Q इंटू ई, इसको 1 बोल दो, और यहाँ पर E2 कितना था, E कितना था, तो E2, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, यहाँ पर जो फोर्स लगने वाला है वो कितना लगेगा, तो F बराबर Q इंटू E2। अब देखो टॉर्क तो लग रहा है, दो फोर्स लग रहे तो टॉर्क तो लगेगा, एक इस पे लग रहा है डायरेक्शन में, एक इधर, तो ये टॉर्क तो बनाएंगे, लेकिन जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, अगर QE1 की वैल्यू ज्यादा हुई या QE2 की वैल्यू ज्यादा हुई, तो ये डाइपोल दोनों में से या तो इधर शिफ्ट हो जाएगा या इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब डाइपोल मोशन करने लगेगा, लेटरल मोशन करने लगेगा। समझ गए, क्योंकि डाइपोल में ये तो है, रोटेशन तो आ रहा है, ये टॉर्क तो आएगा, लेकिन फिर ऐसे मोशन करने लग जाएगा। समझे, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, इसका सॉल्यूशन आप डायरेक्ट देख ले, मैंने आंसर लिख दिया है, 1 और 2 मार्कर में आएगा, 1 मार्कर में। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड सो देयर विल बी अ टॉर्क, इतना कंफर्म है कि टॉर्क तो आने वाला है, तो देयर विल बी अ टॉर्क, ये कंफर्म बात है। बट देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E, due to which the force which produces to the torque will not cancel each other, है ना, ये बात याद रखें, will not cancel each other, therefore it produces a transactional motion। transactional motion का मतलब होता है लीनियर मोशन। कौन सी मोशन, लीनियर मोशन। अगर आपको ट्रांजैक्शनल नहीं लिखना है तो आप चाहें तो लीनियर मोशन भी लिख सकते हैं, बट ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ट्रांसलेशनल मोशन जो है, ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो सीधी लाइन में होता है, ऐसे सीधी लाइन में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे आप क्यों एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। ठीक, कुछ भी नहीं बोला गया है कि डाइपोल कितना बड़ा है, क्या है, कुछ भी नहीं बोला गया। तो जो नहीं बोला गया है तो फिर हम भी ज़्यादा लगाएंगे नहीं दिमाग अपना, हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बनाइए, ये हो गया मान लीजिए प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू। व्हाट इज द लेंथ, लेंथ इज 2L। ठीक, नेक्स्ट, इसके सेंटर पॉइंट से, किससे, इसके सेंटर पॉइंट से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा अपना L, ये हो जाएगा अपना L, और ये भी L हो जाएगा। ठीक, इसको बनाने की भी जरूरत नहीं अभी, ये आपका सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर ही कोई पॉइंट रख दिया गया है। जब भी मैंने आपको समझाया कि पॉइंट रखो तो वहाँ पर +1 कूलम रख दो, है ना, जब भी कभी पॉइंट रखो तो वहाँ पर +1 कूलम रख दो। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे लगेगा वो ध्यान दीजिएगा। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा अवे। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, अवे। कैसे जाएगा अवे, तो आप समझ चुके होंगे कि जो हमारा एक मिनट, हमारा जो ये पॉइंट है, हमारा जो पॉइंट है इस पे +1 कूलम रखते हैं, तो इसकी वजह से, इस वाले की वजह से, जिसको अपन A बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं B, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड EPA आएगा, ये ऑन P ड्यू टू A। ये क्या है, B पर नेगेटिव चार्ज है, P पर कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज साथ में रखे हैं, कौन से, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अगर साथ में रख दिए गए हैं,
तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी किधर लगेगा, तो वो लगेगा इधर की ओर। बोलिए ठीक, ये बात यहाँ तक है ना, ये लग गया। अब आप इसका नाम लिखें तो ये हो जाएगा EEPB, ये क्या हो गया EPB, राइट। तो क्या यहां से मैं बोल सकता हूं, कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। तो यहां से E नेट जो आएगा वो आ जाएगा EPB प्लस EPA, और EPB EPA की वैल्यू निकाले तो हो जाएगी KQ बाय कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, L², प्लस यहाँ पर भी कितना है KQ बाई L², दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है L²। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ KP बाई L², ये हो गया अपना E नेट। ठीक है, ये हमारा आंसर है। खत्म, ठीक बात। चलिए, तो अब मिलते हैं हम अगले सेशन में, जहां पर हम और आगे का अपना कंटेंट कवर अप करेंगे और उसको, इस चैप्टर को वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट 2-3 लेक्चर में। थैंक यू सो मच।